हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और लास्ट हमारी कंबाइंड क्लासेस हो गई थी। तुम्हें पता ही है कि हमने जो है सारे टीचर्स ने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है और अब टाइम आ गया है बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, और जो मैंने लास्ट क्लास दी थी आपको, इंट्रो क्लास, जिसमें मैंने आपको सारा सिलेबस समझाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम 60 डेज़ में कैसे कैसे चीज़ें कवर करेंगे। सारा सिलेबस के मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, कि कहाँ पे हम क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हुए पढ़ें, ठीक है भाई। और हम आज से हमारे क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो एक बार 5 मिनट में मैं एक बार आपको वो रिमेंबर करा देती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आप बायो को क्यों पढ़ते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट कहाँ से डिराइव हुआ है, ये सब्जेक्ट बना कहाँ से। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट बना कहाँ से है तो उसका पढ़ने का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि हम आगे 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 60 डेज़ का हमारा प्लान क्या है और हम किस हिसाब से उस प्लान में चलने वाले हैं। ठीक है भाई। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई ये हमने एक मिशन सफलता बैच हमारा शुरू किया है, जिसमें आपको सफल बनाने के लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। हमारी ये पूरी टीम आपके लिए मेहनत करने वाली है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें, आप सारी क्लासेस टाइम पे अटेंड करें। ठीक है भाई। और मुझे आप जानते ही हैं कि मैं हूँ, ठीक है भाई, अंकिता शेरावत। और मैंने आपको ऑफलाइन कोचिंग का भी बताया था कि अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो हमारा सेंटर है नरेला में, जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आके आप ऑफलाइन भी किसी भी टीचर से ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, या किसी टीचर से आपको मिलना है तो भी आप ऑफलाइन मिल सकते हैं। ठीक है भाई। तो एक बहुत लंबा सफ़र था, आप तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की गई है। मतलब इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आप लोगों तक मिले, आप लोगों से मिले, पर मिल नहीं पा रहे थे। फाइनली वो मोमेंट आ गया है, तो अपना यूज़ करते हैं अच्छे से। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था हमारा। 5 मिनट में मैं आपको इसको कंसाइज करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे वो मेक श्योर लास्ट क्लास देखें, फिर इस क्लास में मूव करें। लेकिन अगर किसी बच्चे की लास्ट क्लास मिस हो भी गई है तो वो इस क्लास से अपना क्लासेस को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अब हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं। पीडीएफ मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, अभी फिर रिपीट कर देती हूँ। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपका ऐसा नहीं है कि नोट्स बना बना के ऐसे कॉपियाँ भर देनी है भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से बैठ के पढ़ो, समझो, चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, टीचर को देखो, आराम से सारी चीज़ें पढ़ो। ठीक है, टीचर कैसे कैसे पढ़ा रहे, क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे, ये देखो। ठीक है, और नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है। हर क्लास के आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आज से हम हमारी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 60 डेज़ में जो रिज़ल्ट मैं मतलब सोच के मैंने क्लासेस स्टार्ट किए हैं वो रिज़ल्ट आप लोग मुझे ला के दोगे। ठीक है भाई, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। देखो 5 मिनट में मैं आपको लास्ट क्लास का कंसाइज करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी वर्ड शब्द कहाँ से आया। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये साइंस सब्जेक्ट ही कहाँ से आया। तो जो साइंस सब्जेक्ट था वो एक्चुअल में पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। एक्चुअल में सारे सब्जेक्ट पहले फिलॉसफी होते थे। जैसे कि पहले क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था, गुरुकुल होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि शिष्य पढ़ते थे, उनको गुरुकुल में डाला जाता था। लाइक हॉस्टल, जैसे आजकल के हॉस्टल होते हैं वैसे करके वह पहले गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल में पढ़ाने वाले, वैसे तो उनको अस्त्र शस्त्र वाली जैसे पढ़ाई दी जाती थी वो सिखाए जाते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनका वो बुक वाला मटीरियल वाला जो सब्जेक्ट था ना, उस सब्जेक्ट का नाम था फिलॉसफी। फिर धीरे धीरे लोग जो है वो मतलब उनमें लोगों में जागरूकता आई और लोगों को पता चला कि नहीं, फ़िलॉसफी के अंदर से तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट हो गया, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है, जो चाणक्य जी ने भी एक किताब लिखी है अपनी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, तो पॉलिटिकल साइंस अलग निकला। ऐसे करके हिस्ट्री अलग निकला कि जब हम पुरानी चीज़ों के बारे में, पास्ट में जो हो चुका उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हिस्ट्री बोलेंगे। जब हम फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे तो उसको इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो वैसे ही करके एक साइंटिस्ट आए आपके जिनका नाम है एरिस्टोटल।
ये हैं आपके अच्छा सॉरी, यहाँ पे पिक्चर नहीं दी हुई है मैंने, नेक्स्ट पेज पे पिक्चर है, ये देखो, ये हमारे एरिस्टोटल जी हैं, ठीक है, जो काफ़ी ओल्ड एज थे उस टाइम पे जब इन्होंने ये सब किया। तो एरिस्टोटल जी ने क्या किया कि एक सब्जेक्ट निकाला। जब हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके लिए एक सब्जेक्ट निकाला, और सब्जेक्ट का नाम एरिस्टोटल जी ने क्या दिया, इन्होंने बोला नेचुरल साइंस। इन्होंने क्या बोला, नेचुरल साइंस। अब देखो नेचुरल साइंस मतलब जब हम प्राकृतिक चीज़ों की बात करते हैं तो उनमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक आपकी लिविंग थिंग्स होती है, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो उस सब्जेक्ट को एरिस्टोटल जी ने ही अलग किया। देखो बायो में हम किसके बारे में बात करेंगे, बायो में हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। और दूसरा जो एक मतलब पार्ट आता है, अगर हम साइंस को डिवाइड करते हैं, नेचर को डिवाइड करते हैं, तो दो टाइप से डिवीज़न होता है, लिविंग और आपका दूसरा जो डिवीज़न होगा वो किस तरीके से होगा, वो आपका होगा नॉन लिविंग तरीके से, ठीक है। तो एक आपका लिविंग होगा, एक आपका नॉन लिविंग होगा, ठीक है भाई। तो लिविंग वाले को अलग किसने किया, एरिस्टोटल जी ने अलग किया, और इसीलिए एरिस्टोटल जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल जी को कहा जाता है। एरिस्टोटल जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये आप नोट करके लिखेंगे, मतलब ये आपका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अब एरिस्टोटल जी ने बायोलॉजी शब्द नहीं दिया, मतलब हम बायो में क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में, लेकिन लिविंग थिंग्स के बारे में जो एरिस्टोटल जी ने जो वर्ड दिया है वो वर्ड आपका क्या है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब जीवित चीज़ों का विज्ञान, जीवित चीज़ों का विज्ञान। तो जीवित चीज़ों का विज्ञान ये शब्द किसने दिया है, ये शब्द आपका दिया है एरिस्टोटल जी ने। हिंदी में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई बच्चे ये सोचे कि मैडम ने तो सब कुछ इंग्लिश में लिख के लाए हैं, हिंदी वालों का क्या। तो देखो पहली बात तो आप इंग्लिश के बिना साइंस नहीं पढ़ सकते, साइंस को इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा जाता है, ज़्यादा समझा जाता है। फिर भी मैं आपको हिंदी के सारे वर्ड्स बताऊंगी, ठीक है। तो मीडियम की कोई टेंशन नहीं है, सारे बच्चे रिलैक्स होकर क्लास को देखेंगे, ओके। अच्छा, अब जो लिविंग चीज़ों का अध्ययन है उसको बायो कहा गया, लेकिन उसको बायो कहा किसने, उसको बायोलॉजी कहा आपके लेमार्क और ट्रिवरेंस ने, लेमार्क और ट्रिवरेंस ने। और ये हैं आपके ट्रिवरेंस जी और ये हैं आपके लेमार्क जी, ठीक है। ये आपके ट्रिवरेंस जी और ये हैं आपके लेमार्क जी। ये देखो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, ये इन्होंने ग्रीक वर्ड दिया था बायोलॉजिया, इन्होंने ग्रीक वर्ड दिया है बायोलॉजिया, और वहीं से आपका डिराइव हुआ है बायोलॉजी, वहीं से आपका वर्ड क्या बना है, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी शब्द को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक तो बायो और एक आपका लोगोस। बायो का वर्ड है लिविंग थिंग और लोगोस का वर्ड क्या है, लोगोस का वर्ड है स्टडी, ठीक है। तो बायो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक का मीनिंग क्या है, लिविंग थिंग, और दूसरे का मीनिंग क्या है, दूसरे का मीनिंग है आपका स्टडी, यानी कि जीवित चीज़ों का अध्ययन या फिर जीवों का अध्ययन सॉरी भाई, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब बायो में जब हम प्राकृतिक चीज़ों में जीवित चीज़ों की बात करते हैं, आप अपने आसपास देखेंगे, आप अपने आसपास अच्छे से नोट करेंगे तो हमें दो तरीके की चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखती हैं, एक हमें दिखेंगे ह्यूमंस और दूसरा हमें दिखेंगे प्लांट्स, ठीक है। तो उनमें से अब बायो में से भी आपका ह्यूमंस की स्टडी को अलग किसने किया, ह्यूमंस की स्टडी को बायो में से अलग किसने किया, ये किया आपके एरिस्टोटल जी ने, एरिस्टोटल जी ने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत काम किया, बहुत सालों तक इन्होंने काम किया। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज़ पे इन्होंने काम किया। कितनी स्पीशीज़ पे काम किया, लगभग 500 स्पीशीज़ पे इन्होंने काम किया। उन पे बहुत सारी रिसर्चेस की और उन रिसर्चेस को एक बुक में सबको एक बुक में कंसाइज करके और अपनी एक बुक लॉन्च की, और उस बुक का नाम इन्होंने क्या रखा, उस बुक का नाम इन्होंने रखा हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं एरिस्टोटल को, इसीलिए एरिस्टोटल जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है भाई। क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, एज अ स्टोरी में सब कुछ बताऊंगी तो रिलैक्स होके पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब हमने एनिमल्स की तो बात कर ली, स्टडी ऑफ एनिमल्स की तो बात कर ली हमने, लेकिन इसके बाद एक और पर्सन आए जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस जी,
अब थियोफ्रिस्टस जी ने ये सोचा कि एरिस्टोटल जी तो जंतुओं पे काम करके फेमस हो गए हैं, अब मुझे भी फेमस होने का मौका चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, थियोफ्रिस्टस जी ने क्या किया, थियोफ्रिस्टस जी ने आपका 480 स्पीशीज पे काम किया। किसकी स्पीशीज पे काम किया? इन्होंने किया प्लांट्स की स्पीशीज पे काम, प्लांट्स की स्पीशीज पे। और प्लांट्स की स्पीशीज पे काम करके इन्होंने भी अपनी एक कंसाइज करके एक प्रॉपर बुक बनाई, जिस बुक का नाम इन्होंने रखा हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटरम। अब किसी किसी बच्चे को देखो ये वर्ड अजीब लग रहे होंगे, हिस्टोरिया प्लांटरम, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये भी जो आपका शब्द है ये भी एक ग्रीक शब्द ही है। जैसे आपका बायोलॉजी था, आपका जैसे आपका बायो था, बायो क्या था? ग्रीक वर्ड था। तो ये भी आपके क्या है? ये भी आपके ग्रीक वर्ड्स हैं, ये भी आपके क्या हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। और साइंस में जहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं, एक मिनट साइड में लिख देती हूँ, जहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो शब्द बाहर वाले हैं वो आपके ग्रीक वर्ड्स हैं। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि साइंस में सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होते हैं वो ग्रीक वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो, फादर जी तो आ गए, लेकिन अब मदर जी की भी बात हमने की थी कि मदर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो मदर ऑफ बायोलॉजी है आपकी मारिया सिबिएला मैरियन। मारिया सिबिएला मैरियन, इनको मदर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत टाइम तक फ्लोरा और फ्योना की बहुत सारी स्पीशीज पे काम किया था। और फ्लोरा और फ्योना, अब देखो इन्होंने तो सेपरेट सेपरेट किया, फिर भी एरिस्टोटल जी ने क्या किया? एनिमल्स पे काम किया, इन्होंने क्या किया? पौधों पे काम किया। लेकिन 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 मारिया जी ने क्या किया? मारिया जी ने तो दोनों पे काम कर दिया, एनिमल्स की स्पीशीज पे भी काम किया और आपकी प्लांट्स की स्पीशीज पे भी काम किया। और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे गवर्नमेंट को दिए, तो बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने गवर्नमेंट को दिए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको फाइनल कर दिया, मतलब इनको पेटेंट दे दिया एज अ मदर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते चलेंगे, और क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम सिर्फ, उसके साथ साथ आपके जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं ना क्वेश्चंस के बारे में, हम सारे आपके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरिया सेल कॉल्ड। मतलब कि जो आपकी बैक्टीरिया की सेल होती है, जीवाणु की कोशिका होती है, उसमें सबसे बाहरी वाली परत को क्या कहा जाता है? सबसे बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है? जैसे कोई भी सेल है तो सेल की सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर जो बैक्टीरिया की सेल है उसकी कौन सी है? आप देखो हिंदी वाले बच्चों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन को टाइप करा है। जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दीज आर ऑप्शंस, ग्लाइकोसाइक्लिक्स, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा। अब देखो नेक्स्ट पेज में आपको पहले दिखाती हूँ, ये है आपकी बैक्टीरिया की सेल, और यहाँ पे मैंने इसके बारे में अदर पॉइंट्स भी लिखवाए हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लिख दूंगी और बोल के भी बता दूंगी, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट, ग्लाइकोसाइक्लिस। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो बच्चों ये आपकी है, ये आपकी है सेल, ये आपकी है एक नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये एक नॉर्मल सेल है, और एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली जो सेल आपकी लेयर होती है वो आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है। उनमें क्या डिफरेंस होता है कि उनमें ना ये वाली जो लेयर है इसके बाहर भी एक और लेयर पाई जाती है, ये यहाँ पे एक और लेयर पाई जाती है, और इस लेयर को कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। बट इनमें एक और डिफरेंस है, इनमें एक और डिफरेंस है, और इनमें एक और डिफरेंस क्या है? इनमें एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ना एक अजीब सा एक स्ट्रक्चर होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन्स का, मतलब एक शुगर का एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइक्लस। समझ में आया? तो ये मतलब ये सिर्फ किस में होता है? ये सिर्फ आपका बैक्टीरिया में होता है, बाकी किसी भी सेल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपका बैक्टीरिया में होता है। नेक्स्ट में मैं आपको कुछ समझाती हूँ।
ये देखो, ये आपकी एक बैक्टीरिया की सेल है, ये आपकी बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरिया का की सेल जो है मतलब ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और ये क्या है, ये ऐसे डाइसेक्ट किया हुआ है बीच में से डाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये आपकी सेल है, इसको ऐसे बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, ये देखो, ये इसका जेनेटिक मटीरियल है, ये इसका क्या है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, तुम्हें दिख रहा होगा। ये देखो, ये ऐसे करके ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे धागे धागे पड़े हुए जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, इसका डीएनए है, डीएनए है। फिर ये कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मा को हिंदी में कहेंगे आपके कोशिका द्रव्य, ठीक है भाई, कोशिका द्रव्य। ये इसको कहते हैं बैक्टीरिया की टेल, जिससे ये मूव करता है, इसको कहते हैं फ्लैजिला, इसको कहते हैं फ्लैजिला, इसको बैक्टीरिया की टेल कहते हैं, और इसी से ये चारों तरफ ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये इसका मतलब इसके पैर हो गए, ये इसके पैर हो गए, इसी से ये चारों तरफ ऐसे मूव करता है, ठीक है भाई। ये देखो, ये वाली अब लेयर, ये वाली लेयर कौन सी है आपकी, ये वाली जो ब्राउन वाली लेयर है, ये है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, वो झिल्ली जिसके अंदर साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है, वो झिल्ली जिसके अंदर साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इसके बाहर एक और लेयर है, देखो ये येलो वाली, ये येलो वाली दिख रही है, ये येलो वाली दिख रही है, ये है आपकी सेल वॉल, ये है आपकी सेल वॉल। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे अंदर तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही झिल्ली होती है जिसके अंदर सारे कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे एक ही लेयर के अंदर भरे होते हैं, लेकिन इसके पास तो भाई कई सारे हुए हैं। अब देखो इनमें ना, देखो ये एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है, तो इसको इसकी सबसे बाहरी लेयर ऐसे मानते हैं, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, सारी सेल को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, प्लांट की जो सेल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको प्लांट की सेल वॉल बता रही हूँ, यहाँ पे आपको प्लांट की बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको एनिमल्स की बता रही हूँ, एनिमल्स की बता रही हूँ। अब एनिमल्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही ये लेयर है, एक ही लेयर है, और इसी के अंदर आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स यानी कि सारे कोशिकांग इसी के अंदर भरे हुए। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसको कहेंगे हम कोशिका झिल्ली। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम हिंदी में कहेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम एक और आता है, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स की जैसे ये सेल है, पहली बात तो प्लांट्स की सेल कभी भी गोल नहीं होती, सर्कल नहीं होती। एक मिनट रुको भाई, मैं दोबारा बना लेती हूँ। जैसे मान लिया ये प्लांट सेल है, ठीक है, मान लिया ये प्लांट सेल है, ये तो है प्लांट सेल की सेल वॉल, ये तो है, सॉरी, ये तो है सेल मेम्ब्रेन, ये तो है सेल मेम्ब्रेन जो आपकी एनिमल्स में भी है। लेकिन इसके बाद इसके पास एक और अलग है, इसके बाद बाहर एक और लेयर है, और इस लेयर का नाम है आपका सेल वॉल। इस लेयर का नाम क्या है, सेल वॉल। इस लेयर का नाम क्या है, सेल वॉल, ठीक है, इस लेयर का नाम है सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये एनिमल्स में नहीं मिलती, तो ये किस में मिलती है मैडम, तो ये मिलती है इन चारों में, ये मिलती है इन चारों में, ये इन चारों में मिलती है। बाहर वाली लेयर जिनमें डबल लेयर होती है उसको बाहर वाली लेयर को सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल इन चारों में मिलती है। और इन चारों से क्वेश्चन आता है पेपर में चारों से क्वेश्चन आता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये तो तुमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा। जिसने प्लांट सेल पढ़ लिया या जिसने सेल बायोलॉजी पढ़ लिया उसको ये पता होता है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इसका एक नया नाम अब पेपर में आने लगा है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किसका नाम है, आपका सेलुलोज का ही दूसरा नाम है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। एक आपका होता है फंगस,
फंगस की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी होती है, चिटिन। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में ऐसे लिखा आता है, हिंदी में ये लिखा आता है ऐसे, काइटिन। हिंदी में ऐसे लिखा आता है काइटिन, ठीक है। तो काइटिन की किसकी सेल वॉल बनी होती है, फंगस की बनी होती है। ये एक नाइट्रोजीनियस एलिमेंट होता है, तो नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड इसका नाम है। तो ऐसे भी करके आ सकता है। और आजकल का तो मतलब ये ट्रेंड है, ये जो पीछे पीछे मैंने लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने पीछे पीछे लिखा हुआ है, ये नाम, ये ट्रेंड में है, ये सब ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। एल्गी आपको पता ही है, एल्गी क्या होता है, एल्गी क्या होता है, एल्गी क्या होता है, एल्गी वही होता है जो आपके घरों में जहाँ पे पानी चलता रहता है, पानी चलता रहता है, वहाँ हरे हरे रंग का जम जाता है। आप जिसको अपनी बेसिक लैंग्वेज में क्या कहते हो, काई। अरे हाँ, वही काई, वो काई को ही तो एल्गी कहते हैं। अब देखो काई कैसे रंग की होती है, हरे रंग की। और प्लांट्स कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इसीलिए तो काई जो है वो प्लांट की ही कैटेगरी में आता है। काई भी एक तरीके का प्लांट है, यानी कि एल्गी भी एक तरीके का प्लांट है। तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, तो काई की सेल वॉल यानी कि एल्गी की सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, हिंदी वाले भी लगा ले, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने देखा, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ जितनी डिटेल है ना सारी कर डालेंगे, जितनी डिटेल है सारी कर डालेंगे। ठीक है भाई, अब देखो देयर आर टाइप्स। ये क्वेश्चन गलत हो गया है भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे आना चाहिए हाउ मैनी। मैं इसको साफ साफ लिखती हूँ, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड दे दो, मैं इसको साफ साफ टाइप कर लिखती हूँ। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा how many types of cell division, how many types of cell division, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है, वो भैया से गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो मैनेज करना भी चाहिए। तो कोशिका विभाजन के कितने भाग है, सोच के देखो, कोशिका कितने टाइप से डिवाइड होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका 2, इसका आंसर आएगा आपका 2। कोशिका विभाजन 2 टाइप से होता है। तुमने बहुत सुना होगा कि कोशिका विभाजन 2 टाइप से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। ये देखो, अब ये सारा डिटेल है, तो टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इनमें से क्वेश्चन निकालेंगे हम, इस पूरे डायग्राम में से क्वेश्चन निकालेंगे। कितने क्वेश्चन है निकलते हैं, मतलब ये अगर आपने याद कर लिया ना, तो सेल डिवीजन से या सेल से, बेसिक सेल डिवीजन से कोई भी क्वेश्चन आए आपका कोई भी नहीं छूटने वाला। इन 2 डायग्राम्स को रट लो या इनको समझ लो, मैं इनको समझाऊंगी। देखो, इनको मैं समझाऊंगी, इनको मैं समझा देती हूँ। देखो, ये है आपका माइटोसिस, ये है आपका माइटोसिस और ये वाला है आपका मियोसिस। ठीक है, ये वाला आपका है माइटोसिस और ये वाला है आपका मियोसिस। माइटोसिस जो है, सबसे पहला सवाल, माइटोसिस प्रोसेस में सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है या कितनी डॉटर सेल बनती हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कितनी डॉटर सेल बनी है माइटोसिस में, तो डॉटर सेल बनी है 2। डॉटर सेल कितनी बनी है, 2। ये रहा, ये देखो 2 एंड डॉटर सेल्स। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में हमारी डॉटर सेल या फिर जो सेल रेप्लिकेशन के बाद कितनी सेल्स बनती हैं, फाइनली कितनी सेल प्रिपेयर होती हैं, तो फाइनली हमारी इसमें सेल्स प्रिपेयर होती हैं भाई 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो 2 हैं, टाइप सेल डिवीजन के 2 ही हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मैं दोनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो, यहाँ देखो, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में मैंने कुछ डिटेल इसमें लिखी हुई है, कुछ डिटेल इसमें लिखी हुई है, इसको समझते हैं। माइटोसिस a specific stage in cell cycle where somatic cells divided resulting in 2 identical diploid
डॉटर सेल्स। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब एक सेल को ग्रो करना है या किसी पार्ट को ग्रो करना है, मान लिया कि हमारी ये मसल्स है, हमारी मसल्स ग्रो करना चाहती हैं, हमारी मसल्स ग्रो करना चाहती हैं। अब हमारी मसल्स ग्रो करना चाहती हैं तो हमारी मसल्स की जो सेल हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब उनको सेम वैसी ही बिल्कुल सेम उनको वैसी ही दूसरी सेल्स बनानी पड़ेंगी। तो जब वो बिल्कुल सेम अपने जैसी सेल बनाते हैं तो उनको कहा जाता है डॉटर सेल्स, या उस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस। ठीक है भाई, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ होता है? एक तो हमारी जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स है, नॉर्मल बॉडी पार्ट्स हमारे नहीं, सिर्फ जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस प्रोसेस ही आपका प्लांट्स में होता है। अगर पूछा जाए कि प्लांट्स का सेल डिवीज़न कौन सा होता है, प्लांट्स का सेल डिवीज़न होता है आपका माइटोसिस। इसमें क्या होगा, ये एक सेल है, ये अपने आप का दायरा बढ़ाएगी, ठीक है, अपने आप। देखो इसमें आपको 2 रेड दिख रहे हैं, 2 ब्लू दिख रहे हैं। अब ये जो रेड और ब्लू है ये क्या है? ये है आपके गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। ये क्या है? आपके क्रोमोसोम्स। आपको पता है ना कि हमारा एक प्रोसेस होता है, एक मिनट भाई, हमारा एक प्रोसेस होता है, हमारा कैसा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जो हमारी सेल है, जैसे ये हमारी है सेल, और सेल के अंदर हमारे पास क्या है? सेल के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस। अब वो जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रोमैटिन पड़े होते हैं, क्रोमैटिन ऐसे करके। तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं, ये जो क्रोमैटिन है, ये 2 क्रोमैटिन जुड़ जाते हैं। ये 2 क्रोमैटिन ऐसी शेप ले लेते हैं, ऐसी करके, और ये ऐसी शेप लेके और ये एक इनफाइनाइट टाइप की शेप बनाता है, और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं? जो सिंगल स्ट्रक्चर थे हमारे पास, इनको बोलते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन कहाँ मिलते हैं? क्रोमैटिन मिलते हैं आपके न्यूक्लियस में। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या है, एक बड़ी सेल में देखो 2 ब्लू हैं 2 रेड है, 2 ब्लू हैं 2 रेड है। अब ये क्रोमोसोम्स वापस क्रोमैटिन में टूट गए और चारों का आधा हिस्सा इधर बट गया। ये देखो इसने अपने आप को बढ़ा लिया, इसका अपना दायरा बढ़ गया, और ये दायरा बढ़ने के बाद ये आधा पार्ट ये बीच में से टूट गई और आधा पार्ट इसमें आ गया और आधा पार्ट इसमें आ गया। मतलब सेम इसने अपने जैसी एक सेल बना दी, 2 सेल बना दी अपने में से। इस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस। जहां सेम सेल बने वहां माइटोसिस। अब देखो माइटोसिस के बारे में यहां पढ़ते हैं। माइटोसिस क्या है? एक सेल डिवीजन है, ठीक है। ये 4 फेजेस में होता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें आप सेल साइकिल पढ़ते हो तो उसमें आप पूरे फेजेस पढ़ते हो, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। हम वापस इसी फोटो पे आएंगे, वहाँ पे हमें वापस यही सब समझना है, इसलिए पूरा दोबारा इस फोटो पे आना पड़ेगा, ठीक है भाई। मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में क्या होगा कि ये क्या होगा, इसमें देखो इसमें आपको दिख रहा है 4, 2 रेड है, हम इसको साइड में ले जाते हैं, ये बस, ठीक है। देखो भाई ध्यान से सुनते और समझते, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ये एक सेल है,
ये मैंने बड़ा इसलिए किया है कि आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसको आपको बहुत अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने आपको बड़ा किया है। अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ करके दिखा देती हूँ। ये हमारी एक सेल है और ये हमारी दूसरे वाली सेल है, ठीक है। अब इसमें ना दो आपके गुणसूत्र हैं। देखो इसमें एक ये है और इसमें दूसरा ये वाला है। हो गए, ये हमारा एक सेल रेडी हो गई, समझ में आ रहा है भाई, ये हमारी एक सेल रेडी हो गई। अब दूसरी सेल को देखते हैं, इस कलर को ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा आई थिंक। हाँ अभी ठीक है। ये देखो ये हमारी सेल रेडी हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो दो ब्लू हैं, ये जो ब्लू है ये आपका टूट गया, ये बीच बीच में से टूट गया। मतलब ये जो है ये दो सेल को ये अपने आप को दो सेल बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये अपने आप को दो सेल बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हम इसी पे सीखते हैं, हम इसी पे सीखते हैं। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, ये मैं इतना बड़ा कर लेती हूँ। अब आपको होप समझ में आएगा बहुत क्लियर से। देखो ब्लू ले लेते हैं। ये देखो ये है एक गुणसूत्र ब्लू और ये है दूसरे वाला। अब देखो इसके चार फेज हैं, 1 2 3 4। तो इसने अपने आप को चारों में तोड़ लिया और दो इस पार्ट में चले गए और दो इस पार्ट में चले गए। अब आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दो इस पार्ट में चले गए और दो इस पार्ट में चले गए। अब आप आगे जाके दो ये इसमें चले गए, ये देखो ये एक और ये वाला दूसरा, और ये दो इसमें चले गए, ये एक और ये दूसरा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करो बस। अब इसमें देखो ये जो रेड वाला है इसने क्या किया, रेड वाला देखो ये दो है, एक ये रहा पूरा और एक ये रहा पूरा। अब इसने भी अपने आप को चार पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया, इसने भी अपने आप को चार पार्ट्स में डिवाइड किया और ये भी दो इसमें आ गए और दो आ गए इसमें। और ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई डॉटर सेल। मतलब सेम ऐसी ही बन गई दो और सेल, तो इनको कहेंगे डॉटर सेल। अब जिस चीज़ को भी अपने जैसी सेम सेल बनानी होगी, सेम सेल बनानी होगी, बिल्कुल सेम एक जैसी, जैसा वो है वैसी एक जैसी सेल बनानी होगी, वहाँ पे आपका हमेशा कौन सा होगा, वहाँ पे आपका होगा माइटोसिस। और जहाँ पे आपको सेक्स वाली सेल बनानी होगी, मतलब फीमेल या मेल वाली सेल बनानी होगी, वहाँ पे आपका हमेशा कौन सा होगा, वहाँ पे आपका होगा मियोसिस। वहाँ पे आपका कौन सा होगा, वहाँ पे आपका होगा मियोसिस। अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको अच्छे से देखते हैं। अब हम एक बार मियोसिस को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब एक बार हम मियोसिस को बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो मियोसिस में क्या है, मियोसिस को देखते हैं अच्छे से। मियोसिस में क्या है भाई, देखो मियोसिस में भी सेम है कि ये दो तो हैं रेड, ये दो तो हैं रेड, और ये रेड क्या है, ये रेड एक तो इधर चला गया और एक इसमें चला गया। मतलब कंप्लीट पूरा जुड़ के वो उधर जा रहा है, पूरा जुड़ के वो इधर जा रहा है। देखो एक इसमें आ गया और एक रेड इसमें आ गया। अब ये रेड टूट गया, एक ये ऐसे टूट गया, ये दो पार्ट्स में ऐसे टूट गया और ये ऐसे दो पार्ट्स में ऐसे टूट गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करके देखें, तो देखो इसमें से भी दो पार्ट हो गए। ये एक रेड आ गया, ये एक रेड आ गया आपका, देखो ये एक रेड आ गया और ये दूसरा आ गया, ये एक यहाँ आ गया और ये दूसरा आ गया। मतलब कि जब एक सेल के आपके हो जाएंगे चार पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा मियोसिस। और जब एक सेल के
आपके हो जाएंगे 2 पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है किसमें, जब हमें सेम सेल बनानी होती है, सेम सेल। तो ये हमारे कहाँ होता है, एक तो अदर बॉडी पार्ट्स में, जहाँ आपको सेल की ज़रूरत पड़ती है। अदर बॉडी पार्ट, जैसे आपको मान लिया चोट लग जाए तो हमारे उस बॉडी पार्ट को सेम सेल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक ये किस में होता है, एक ये होता है आपका प्लांट्स में, एक ये होता है आपका प्लांट्स में। मियोसिस किस में होता है, मियोसिस जहाँ भी आपको सेक्स वाली सेल बनानी होती हैं, मतलब जहाँ भी आपको सेल के गुणसूत्र जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं, वो आपका होगा मियोसिस। समझ में आ गया भाई। अब एक बार हम पीछे बैक करके देखते हैं और इस पेज को कर लेते हैं नॉर्मल। ये देखो, ये हमारा आ गया छोटा फोटो। और हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो, इसमें ये 1 था, ये फाइनली 2 हो गए। इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 था और ये फाइनली हो गए 4। फाइनली क्या हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है जेनेटिकली यूनिक डॉटर सेल्स, जेनेटिकली यूनिक डॉटर सेल्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन सच एज माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है, द प्रोसेस सेल यूज टू मेक एक्सेप्ट रेप्लिकेंट्स, एग्जैक्ट रेप्लिकेंट्स, मतलब जब सेम सेल बनानी होती है तो आपका आएगा, ठीक है, of themselves. Mitosis is observed in almost all the body cell including eye. देखो, अगर आँख को चाहिए एक्स्ट्रा तो वहाँ पे माइटोसिस होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। हमारी स्किन में होगा, हमारे बालों में होगा, हमारी मसल्स में होगा, वगैरह वगैरह। और आगे है आपका मियोसिस। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म और एग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एज इन माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या बनता है, माइटोसिस में आपकी स्पर्म और एग सेल्स को बनाया जाता है। अब इसके बाद देखो एक तीसरी चीज़ और हम पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया रेप्लिकेट्स देमसेल्व्स फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब कि जब एक चीज़ की 2 कॉपी कर दें हम, मतलब एक चीज़ की जब हम कर देते हैं कॉपीज़, तो कॉपीज को क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। ये आपका पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये देखो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इन अमीबा, एक चीज़ की 2 कॉपी। ये देखो सेम चीज़ की, ये बिल्कुल सेम है। ये पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा ने अपना क्या करा, साइज आपका बढ़ाया, एलोगनेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को एकदम ऐसे चौड़ा कर लिया ताकि वो उसको बीच में से काट सके, और ऐसे करके फिर ये ऐसे 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 करके अपना बीच में से ये एक दिन टूट जाएगा। ये देखो ये यहाँ से और पतला हो गया है, और फिर यहाँ पे क्या है, 2 कॉपी रेडी हो गई है, 2 डॉटर सेल्स रेडी हो गई हैं। ठीक है, तो जब कॉपी बनाई जाए, सेम कॉपी, जैसे फोटो कॉपी होती है ना फोटोशॉप पे, तो सेम कॉपी जब बनाई जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बाइनरी फिजन। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी बाकी, तो हम बाकी सब कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए। आई होप कि आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आज पहली क्लास है तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, मतलब थोड़े से ही क्वेश्चन हुए हैं आपके, 3-4 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस थोड़े ही रखेंगे, लेकिन साथ में मैं कोशिश करूँगी कि कंटेंट कवर हो जाए। ठीक है भाई, तो जितना मतलब जैसे एग्जाम्स में आता है वो सारा कंटेंट कवर हो जाए, मैं कोशिश करूँगी कंटेंट कवर करने की। और मैं कई सारी चीज़ें रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, तो रिपीट भी बच्चे करेंगे, तो इसलिए मैं रिपीट करी। थैंक यू भाई, तो कल इसी टाइम मिलते हैं। थैंक यू।